जय हिंद दोस्तों। जैसा कि कल आपका 9 मार्च से आपका एसएससी एचएसएल का एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों जो अभी हाल ही में जो आपका एग्जाम हुआ है सीजीएल टायर 2 का, तो उनमें पूछे गए सारे प्रश्नों का उत्तर विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ लेकर आ गया हूं, जो कि दोस्तों आपके सी एचएसएल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल ऐसा ही पेपर दोस्तों आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो सिलेक्शन अगर पक्का करना है तो ये प्रश्न आप रख लीजिए एग्जाम देने जाने से पहले, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि सीएजी स्कैग किस अनुच्छेद से संबंधित है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका अनुच्छेद 148 हो जाएगा। अनुच्छेद 148 में आपका भारत के नियंत्रक एवं आप लेखा परीक्षा से संबंधित अनुच्छेद है। भारत के जो एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है जिसके द्वारा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों किया जाता है, तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसको हटाने का जो रिवाज है वह सीधे जो तौर पर जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के निर्देश को हटाया जाता है उस प्रकार के हुई भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को ही हटाया जाने का प्रावधान है, ठीक है। तो यह दोस्तों आपका प्रश्न पूछा जाएगा कल। जैसा कि दोस्तों आज है 8 मार्च, तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि दोस्तों आपको टेक्स्ट बुक की तरफ से होली के इस अवसर पर होली हंगामा सेल लाया गया है, जो कि दोस्तों आपका 7 से 8 मार्च मात्र 2 दिन रहेगा। इसमें दोस्तों आपका 1 साल के पैसे में 18 महीने का जो पास है वो आपको अनलॉक हो जाएगा, जो भी दोस्तों मात्र 269 रुपये में। वो भी अगर हमारा कूपन कोड यूज करते हैं APJ, तो ये दोस्तों और 10% का आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। तो जो लोग भी इस सेल का लाभ उठाना चाहते हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, आप लोग जाकर लाभ उठा सकते हैं। हमारा कूपन कोड APJ जरूर यूज कीजिएगा। 18 महीने के अंदर जितने भी एग्जाम आएंगे, जैसा कि कल से आपका CHL का एग्जाम शुरू होने वाला, आगे आने वाले एग्जाम आपका MTS है, इसका रेलवे की वैकेंसी आने वाली, तो सभी एग्जामों का जो मॉक टेस्ट है और प्रीवियस क्वेश्चन दोनों आप एक ही प्लेटफॉर्म पर लगा सकते हैं, ठीक है। जो लोग भी लाभ उठाना चाहते हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, APJ हमारा कूपन कोड यूज जरूर कीजिएगा। ये वैलिडिटी आपको 6 महीना एक्स्ट्रा दिया जाएगा कल से, यानी कि 9 मार्च से आपका फिर से ये पास का जो दाम है आपका 399 हो जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया था दोस्तों कि भीमबेटका जो गुफा है वो आपका कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो भीमबेटका गुफा दोस्तों आप लोग को मालूम होगा, भीमबेटका जिसे कि भीमबेटका के नाम से जाना जाता है, भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसीना जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। यह आदि मानव के द्वारा बनाए गए शैलचित्रों और शिलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल के समय तक माना जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका भीमबेटका कहाँ पर स्थित है, तो आपका मध्य प्रदेश आपका हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कहाँ, तो रायसीना जिला में, ठीक है। गुफा में चित्र मिला है, गुफा में चित्र क्या हुआ, आपका भीमबेटका से ही मिला है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था मार्लो मिंटो जो सुधार है वो आपका कब आया था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इजी ही पूछे गए थे। तो मार्लो मिंटो सुधार की बात करेंगे दोस्तों, तो आपका भारत में संप्रदाय सुलझाव की स्थापना को चिन्हित किया था, उन्हें वर्ष 2009 में पेश किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका वर्ष 2009 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्लो मिंटो सुधार और भारतीय परिषद अधिनियम 1919 की बात करें तो क्या क्या आया था, तो देखिए जॉन मार्लो और लॉर्ड मिंटो के द्वारा निर्मित किया गया था, ठीक है। मार्लो दोस्तों आपका भारत सचिव था उस समय, और आपका लॉर्ड मिंटो था जो कि भारत का वायसराय था। दोनों का एक सुधार को लॉर्ड मार्लो मिंटो सुधार कहा जाता है, जो कि आपका 1909 ईस्वी में आपका आया था। उसमें विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या था वो आपका 60 हो गया था। गवर्नर जनरल की कैबिनेट में एक भारतीय सदस्य होगा, यह आपका 1909 का भारतीय सुधार मार्लो मिंटो सुधार में कहा गया था। इसके अलावा SP सिन्हा आपके पहले कैबिनेट के सदस्य हैं। इसके अलावा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बंद कर दिया गया था इस समय सुधार के तहत, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जो कि पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था अनुच्छेद 280 से क्या आपका किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 280 की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपका ये प्रावधान करता है कि संविधान के प्रारंभ 2 वर्ष के भीतर या उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर पहले उस समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे एक वित्त आयोग का गठन करेगा, ठीक है। तो वित्त आयोग का गठन से संबंधित दोस्तों आपका अनुच्छेद है जो कि 280 था, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था प्राक्कलन समिति है जो कि आपका कब आया था, ठीक है, सर्वप्रथम। तो प्राक्कलन समिति की बात करेंगे दोस्तों, सर्वप्रथम आपका 10 अप्रैल 1950 को प्राक्कलन की जांच के लिए गठित किया गया था, ताकि वो सरकारी खर्चों पर मितव्ययता लाने और संगठन तथा कार्यकुशलता में सुधार करने आदि के बारे में सुझाव दे सके, ठीक है। तो 1950 आपके ऑप्शन में भी था, जो कि बिल्कुल आपके राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा प्राक्कलन समिति की और बारे में और थोड़ा सा जाने, तो जिनका जो चुनाव लोकसभा सदस्यों में एकल संक्रमणीय मतों के द्वारा होता है, इसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष इन सदस्यों में से करते हैं। जो सत्तारूढ़ दल का होता है, इसका कार्यकाल आपको बता दें तो 1 वर्ष का होता है। मंत्री इस समिति के सदस्य आपका नहीं हो सकते हैं। समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसका चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत के द्वारा, जो जिस प्रकार आपका भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का चुनाव होता है उस प्रकार ही आपका प्राक्कलन समिति के सदस्यों का भी चुनाव होता है। इसके अध्यक्ष उनमें से ही किसी को लोकसभा अध्यक्ष जो कि नियुक्त करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है, तो आपका
सत्तारूढ़ के जो पार्टी होते हैं उन्हीं के द्वारा मनोनीत जो किया जाता है। ऐसे तो लोकसभा अध्यक्ष किसी को भी आप बनाया जा सकता है, लेकिन आपका जो ज़्यादातर सत्ता में रहते हैं उन्हीं के जो व्यक्ति रहते हैं, उन्हीं के जो आपके एमएलए या एमपी रहते हैं वही जाके बनते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, साक्षरता दर है जो कि किस राज्य का सबसे कम है। तो भारत की साक्षरता दर आपका बता दें, आपका 74.04% है, जो कि कल ही हमने बताया था सीआरपीएफ का एनालिसिस में। केरल का जो बात करेंगे तो भारत की साक्षरता सबसे ज़्यादा है, वहाँ का आपका 93.91% आपका साक्षर है। इसके बाद आपका लक्षद्वीप आता है जो कि 92.28% साक्षर है। इसके अलावा बिहार का जो स्थान है सबसे कम साक्षरता दर में सबसे नीचे के स्थान पर है 63.82%। ठीक है, तो सबसे कम आपका बिहार का हो जाएगा, सबसे ज़्यादा आपका केरल का हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश में आपका लक्षद्वीप का आ जाएगा, ओवरऑल दोस्तों आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। इसके अलावा भारत की साक्षरता दर आपका 74.04% है, इस बात को भी आप है जो कि याद रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि जब आपके राष्ट्रपति रिटायर हो जाते हैं तो उनको क्या क्या सुविधा दी जाती है। 4 दिया गया था, इनमें से पूछा था कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो देखिए जब भारत के राष्ट्रपति रिटायर हो जाते हैं तो पूर्व राष्ट्रपति कहलाते हैं। तो देखिए भारतीय राष्ट्रपति का जो वेतन होता है आपका 5 लाख रुपये प्रति माह होता है, उनमें इसमें 2016 में 1.5 लाख रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। ठीक है, इसके बाद 200% का इजाफा किया गया था। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि एक बार जब भारत का राष्ट्रपति जो कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं उन्हें 1.5 लाख रुपए का पेंशन मिलता है। ठीक है, पेंशन 1.5 लाख रुपए का। राष्ट्रपति के जीवन साथी को प्रतिमाह 30,000 रुपये की सचिवीय सहायता मिलती है जो उनकी पत्नी होती हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति को मुफ्त आवास मिलता है। चिकित्सा देखभाल और कार्यालय व्यय के लिए सालाना 1 लाख रुपये मिलता है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पद से रिटायर होने के बाद पूर्व राष्ट्रपति को 2.5 लाख रुपये का प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। पत्नी को आपको बता दिए थे 30,000 रुपये का पेंशन दिया जाता है। इसके अलावा सचिवीय कर्मचारियों दफ्तर के लिए आपका 60,000 रुपये दिया जाता है। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति को कम से कम दोस्तों 8 कमरे वाला बंगला दिया जाता है। कितना कमरे वाला? 8 कमरे वाला। इसके अलावा दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति को 2 लैंडलाइन, 1 मोबाइल फ़ोन और 1 इंटरनेट कनेक्शन दिया जाता है। इसके अलावा मुफ्त बिजली पानी की सुविधाएं दी जाती हैं। पूर्व राष्ट्रपति को गाड़ी और ड्राइवर भी दिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मुफ्त मेडिकल की सुविधाएं, 5 लोगों का एक निजी स्टाफ भी पूर्व राष्ट्रपति को मिलता है। दिल्ली पुलिस की सुरक्षा दी जाती है और पूर्व राष्ट्रपति को एक व्यक्ति के साथ प्रथम श्रेणी में मुफ्त ट्रेन हवाई यात्रा करने की सुविधाएं जो कि दिया जाता है। तो इनमें से दोस्तों आपका कुछ 3 ऑप्शन दिया गया होगा जो कि आप छांट लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए दिया गया था, विटामिन बी में सबसे पहले किस विटामिन का खोज किया गया था। तो विटामिन बी की बात करेंगे दोस्तों 1915-16 में एडमंड बी मैकलम के द्वारा खोजा गया था। सबसे पहले दोस्तों आपका विटामिन B1 का ही खोज हुआ होगा। तो इसका जो आपका विटामिन B1 नहीं नाम दिया गया था, इसका नाम दिया गया था आपका थायमिन हाइड्रोक्लोराइड, या कि थायमिन आपके ऑप्शन में दिया गया था। तो इसका नाम राइट आंसर आपका थायमिन हाइड्रोक्लोराइड हो जाएगा, जिसे विटामिन 1 के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, तो इसी का खोज आपका विटामिन बी में सबसे पहले हुआ था। विटामिन बी का टोटल दोस्तों आपका भाग देख लेते कौन कौन सा पहला तो विटामिन B1 है जो कि थायमिन हाइड्रोक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन B2 है जो कि रिबोफ्लोविन अथवा रेक्टोफ्लोविन जो कि विटामिन जी भी कहा जाता है के नाम से जाना जाता है। विटामिन B3 को दोस्तों आपका नियासिन कहा जाता है। विटामिन B4 को दोस्तों आपका एमाइनो एसिड कहा जाता है। विटामिन B5 को दोस्तों आपको पेंटोनोइक एसिड कहा जाता है। इसके अलावा विटामिन B6 को दोस्तों आपका पायरिडक्सिन कहा जाता है। विटामिन B7 को बायोटीन, विटामिन B9 को फॉलिक एसिड और विटामिन B12 को दोस्तों आइसोनाइकोबालामिन कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका विटामिन B12 के प्रकार थे, जिसका जो सबसे पहले खोज आपका थायमिन का हुआ था, तो जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था आपका, देखिए आपका एक ओम लॉ से क्वेश्चन था, V बराबर RI वाला से कि रेसिस्टेंस का मान 3 दिया गया था, वोल्ट एम्पियर का मान दोस्तों आपका 9 दिया गया था। तो दोस्तों आपको R है जो कि निकालना, प्रतिरोध है जो कि निकालना था। ठीक है, तो देखिए ओम का जो नियम क्या कहता है, तो ओम का नियम के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्था नियत रखी जाए तो किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसका जो आपका फुल फॉर्म होता है, मतलब फॉर्मूला होता है, V बराबर RI होता है। देखिए V का मान दोस्तों आपका 9 दिया गया था। V का मान कितना दिया गया था? V बराबर दोस्तों आपका I होता है, तो V का मान 9 दिया गया था। इसके बाद दोस्तों आपका R का मान शायद आपका निकालना था और I का मान दोस्तों आपको 3 दिया गया था। ठीक है, तो इसका दोस्तों आपका निकालना था R का मान। तो R का मान दोस्तों जब आप कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। तो आप निकाल लीजिएगा इसको, V बराबर RI को याद रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, तवक़ात-ए-नासरी पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखा गया था। तो तवक़ात-ए-नासरी दोस्तों आपको बता दें फारसी में लिखा गया इस्लामी दुनिया का विस्तृत इतिहास है। इससे 1260 ईस्वी में पूरा गया था, जिसका जो उद्देश्य था ईरान और मध्य एशिया में उत्पन्न होने वाली मुस्लिम राजवंशों का हिसाब कर रखना था। इसके अलावा
ये दोस्तों आपका 1219 से 1230 से दिल्ली के सुल्तान के खिलाफ बंगाल के खलीज विद्रोह का एकमात्र स्रोत था और इसमें आपका 23 खंड है जो कि एक स्पष्ट सीधी शैली में रखा गया है। तो ये दोस्तों आपका मिनहाज उस सिराज के द्वारा ये पुस्तक है जो कि लिखा गया था, मिनहाज सुराज। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में दिया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, प्रतिरोध है जो कि किसके ऊपर डिपेंड जो है जो कि करता है। ठीक है, तो एक चालन तार का जो प्रतिरोध होता है आर, तार की लंबाई, तार के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल और इसकी प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, एसडीआई रैंकिंग में टॉप 4 देशों का दोस्तों आपको क्रम बताना था। ठीक है, तो आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास के सूचकांक की रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड को 21-22 का दोस्तों आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो 21-22 में दोस्तों आपका नॉर्वे है जो कि पहला स्थान पे था। इसके अलावा आपका स्विट्जरलैंड था, फिर ऑस्ट्रेलिया जैसे देश आपका फर्स्ट पे आपका नॉर्वे, दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा पे ऑस्ट्रेलिया, चौथा पे शायद आपका जापान था। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका दिया गया था। सूची में दोस्तों आपका भारत का रैंकिंग पूछेंगे तो 131वां आपका भारत का रैंकिंग है। मानव विकास रिपोर्ट दोस्तों आपका जो एसडीआई रैंकिंग है। ठीक है, जो कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आपका किया जाता है प्रसारित। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि जनवरी 2021 में इंटेलिजेंस यूनिट का भारत का स्थान पूछा था। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट में दोस्तों आपका अनुसार 2021 में डेमोक्रेसी इंडेक्स की विश्व रैंकिंग भारत आपका 46 स्थान पे था, जो कि दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9.7 के उच्चतम स्कोर के साथ नॉर्वे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस के द्वारा डेमोक्रेसी 21 में सबसे ऊपर था। ठीक है, तो भारत का स्थान आपका 40 राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आइंस्टीन ने कब, आइंस्टीन दोस्तों ये प्रश्न का लैंग्वेज थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो आइंस्टीन ने दोस्तों आपका प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत से संबंधित आपका प्रश्न आया था। जो जगदीप चंद्र बोस थे जो कि भारत में थे, वही कोई दोस्तों आपका बोस थ्योरी दिए थे, उसी के संबंधित आपका कोई क्वेश्चन दिया गया था। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज ठीक नहीं है, जो भी एग्जाम देकर आप निकले देख रहे होंगे वीडियो, वो लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो क्वेश्चन छूट गए उनको को भी बताइएगा। ठीक है, तो आइंस्टीन दोस्तों आपका 1908 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत पेश किया था। दरअसल पहले के सिद्धांतों में बताया गया था कि प्रकाश है जो कि तरंग के ऊपर चलता है। आइंस्टीन ने बताया था कि प्रकाश फोटोन की छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है। इन पैकेटों को क्वांटा या फोटोन कहा जाता है। ठीक है, देखा गया था, वो पूछा गया था पुष्यमित्र ने कौन से वंश की नींव रखी थी। ठीक है, तो ये दोस्तों आपसे पूछा गया था पुष्यमित्र ने कौन से वंश की नींव रखी थी। तो दोस्तों आपको बता दें सुंग वंश की स्थापना है पुष्यमित्र सुंग ने किया था। सुंग आपके क्वेश्चन में सम्मिलित नहीं था, क्योंकि सुंग अगर रहता तो आपको पता ही चल जाता कि सुंग वंश की स्थापना क्या था। तो ये दोस्तों आपका नहीं था। ठीक है, तो सुंग वंश आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्यमित्र सुंग की बात करेंगे तो ये एक आपका ब्राह्मण था। पुष्यमित्र अंतिम राजा मौर्य वृद्धत का सेनापति था। इसके अलावा उन्होंने 184 ईसा पूर्व में वृद्धत की हत्या जो कि कर दी थी। इसके अलावा पुष्यमित्र ने कई अशोक स्तूपों और शिलालेखों को नष्ट कर दिया था और अग्निमित्र पुष्यमित्र का पुत्र था। ठीक है, इसके अलावा भागभद्र अग्निपुत्र का पुत्र था जो कि देवहूति भागभद्र का पुत्र था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सुंग वंश हो जाएगा। तो आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 1915 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, तो चीफ पूछा गया था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1915 में, उस समय का कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सर एसपी सिन्हा हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका अधिवेशन जो कि मुंबई में हुआ था, तो किसने किया था, तो सर एसपी सिन्हा किया था 1915 के कांग्रेस अध्यक्ष का। लेकिन कुछ और आपके अधिवेशन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि दोस्तों आपका पहला ही है जो कि आपका 1885 में हुआ था, ये भी आपका मुंबई में हुआ था। उसके जो अध्यक्षता है आपके व्योम चंद बनर्जी ने किया था। इसके अलावा 1886 की बात करेंगे तो कलकत्ता में हुआ था और दादा भाई नौरोजी ने इसका अध्यक्षता किया था। इसके अलावा 1888 का कांग्रेस अधिवेशन जो कि इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूले ने किया था और प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष था। इस कारण ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा 1916 की बात करेंगे दोस्तों, तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन आपका लखनऊ में हुआ था। इसके अलावा इसके जो अध्यक्षता है आरसी मजूमदार ने किया था और कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ मिलना कांग्रेस में भारत गरम दल का विलय आपके इसी अधिवेशन में हुआ था। इसके अलावा अनुच्छेद अधिवेशन 1917 की बात करेंगे तो आपका कलकत्ता में हुआ था। श्री एनिवेशन के द्वारा अध्यक्षता किया गया था, प्रथम महिला अध्यक्ष थी, इस कारण ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों आपसे बता दें 1923 का जो आपका कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जो कि आपका दिल्ली में हुआ था, अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। 1925 की बात करेंगे तो कांग्रेस कानपुर में हुआ था, सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता किया था, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, तो इस कारण भी ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि जो रीट है वो आपका कितने प्रकार का होता है। ठीक है, पूछा गया था दोस्तों आपका क्या पूछा गया था कि रीट है जो कि कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों आपको बता दें रीट की बात करेंगे तो रीट दोस्तों आपका
रीट आपके 5 प्रकार का होता है, ठीक है। रीट 5 प्रकार का होता है आपके, तो कौन कौन सा है? पहला तो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है, जिसके हैबेस कॉर्पस के नाम से जाना जाता है। दूसरा आपका परमादेश है, जो कि मैंडेमस के नाम से जाना जाता है। तीसरा आपका निषेध है, जो कि प्रोहिबिशन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सर्टोरिटी है, इसके अलावा क्यू वारंटो है। तो ये 5 प्रकार के जो रीट होते हैं आपके हमारे भारतीय संविधान में वर्णित है। इसके बाद बात करें रीत का, तो जब भी किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, व्यक्ति को मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए उपयुक्त कार्रवाई के द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट जाने का अधिकार होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226, ठीक है, के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट को क्रमशः मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रीट जारी करने का अधिकार देता है, ठीक है। तो ये पूछा गया था अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत हमारे भारतीय संविधान में कितने रीट हैं, तो आपके 5 प्रकार के हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तो आपका अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट की बात करेंगे तो 226 के तहत रीट जारी करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कैग के बारे में, कि कैग है जो कि किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 148 हो जाएगा। ये पूछा गया था आपका कि 148 जो अनुच्छेद किससे संबंधित है, तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से हो जाएगा। भारत के एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, जिसका राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा नियुक्त करेगा, और उसके पद से केवल उस रीति से और उन्हीं के आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से जिन पर आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कैग से दोस्तों आपका एक और प्रश्न पूछा देखने को मिला था कि कैग है जो कि कौन सा अकाउंट आपका मैनेज करता है। तो कैग भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कि अंग्रेजी में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया संक्षिप्त में कैग कहते हैं, भारत संविधान के अध्याय 5 के द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है, जो कि भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण करता है। वो सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों का भी अंकेक्षण करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन भी आपको क्या दिया गया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था आपका कि अलाउद्दीन के दरबार में व्यापारियों को हिसाब रखने वाले को क्या कहते थे, ठीक है। तो अलाउद्दीन के दरबार में व्यापारी को जो हिसाब रखने वाले बाजार का जो प्रमुख था आपका सहना ए मंडी होता था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सहना ए मंडी हो जाएगा, ठीक है। सहना ए मंडी की बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित बाजार व्यवस्था का अंतर्गत सहना बाजार का प्रमुख होता, तीनों बाजार का प्रमुख सहना मंडी होता। इसका कार्य सौदागरों का रजिस्टर रखना, दुकानदारों और कीमतों पर नियंत्रण तथा कुछ न्यायिक कार्य करना था, ठीक है। इसके अलावा भी अलाउद्दीन के द्वारा कुछ पदाधिकारी को नियुक्त किया गया था, जिसका पहला आपका मुनहियन है, जो कि आपका एक जासूस होता था। इसे मुनही भी कहते थे, और ये घरों में प्रवेश कर गौण अपराधों का रोक सकता था। इसके अलावा एक मुहतसिब था, ये दोस्तों आपका जन साधारण के आचार्य का रक्षक को देखभाल करने वाला अधिकारी था। यह भी बाजारों पर नियंत्रण करता था और नाप तोल का निरीक्षण करता था। इसके अलावा दूसरा आपका दीवान रियासत था, जो कि आपका वाणिज्य मंत्री होता था, जो कि बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता। इसके अलावा अलाउद्दीन ने इस नवीन पद का सृजन किया था, और इसका कार्य व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखना और आर्थिक नियमों को लागू करवाना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सहना ए मंडी से एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया था आपका कि जो सवाल में 1935 में प्रजनन की खोज किसने किया था, हु डिस्कवर्ड द रिप्रोडक्शन इन एल्गी इन 1935। तो ये दोस्तों आपका एफी फ्रिस्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका जो बुक था आपका द स्ट्रक्चर इन प्रोडक्शन ऑफ एल्गी, प्रोसीजर सिस्टम टू क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, ठीक है। तो ये आपका 1935 में आपका ये खोज है जो कि किया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन देखिए, नीट 3.0 है जो किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था। ये प्रश्न आपका जीके जी का था या नहीं था, ये तो कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन आपका ये था। तो नीट 3.0 की बात करेंगे तो ये आपका केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रौद्योगिकी के राष्ट्रीय रक्षक गठबंधन NET 3.0 और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद SITI के द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय भाषा की पाठ्य पुस्तक को लॉन्च किया। नीट 3.0 का जो उद्देश्य था, छात्रों को एक ही मंच पर सर्वोत्तम विकसित एड टेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करना था। इसके अलावा एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था लाफिंग गैस से रिलेटेड। तो लाफिंग गैस की बात करेंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे कि हमें हास्य गैस या NOx कहा जाता है, ये एक रासायनिक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र N2O होता है। सामान्य ताप पर रंगीन और अज्वलनशील गैर एक गंध और हल्के मीठे स्वाद लिए होती है। इसका प्रयोग शल्यक्रिया और दंत चिकित्सा में इसकी एनेस्थीसिया और एल्जिक प्रभाव के कारण होता है। तो Na2 इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी के बारे में पूछा गया था कि कौन कौन से ग्रुप में मैच होता है। तो इसका राइट आंसर आपका समूह 1 और समूह 17, यानी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 17 इसका आपका राइट आंसर था। हाइड्रोजन को ग्रुप 1 और ग्रुप 17 दोनों में रखा जा सकता है। इसका कारण यह है कि अपने कुछ गुणों में क्षार धातुओं से मिलता जुलता है, जैसा कि आसानी से धनायन बना सकता है, इसलिए इस आवर्सानी समूह में 1 में रखा जाता है। और यह
आवर्त समूह 1 में भी हेलोजन के समान है, इसके गुणों की तरह ये H2 बनाता है, जो कि हेलोजन का वास्तविक गुण है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, बेरोजगारों को संगठित करने के लिए श्रम मंत्रालय ने कौन सा योजना चलाया था या कौन सा पोर्टल है जो कि लॉन्च किया था। तो केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के ग्रामीण श्रमिकों का डाटाबेस तैयार करने के लिए इस श्रम पोर्टल की शुरुआत किया था। तो इस श्रम पोर्टल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 26 अगस्त 2021 को इस श्रम पोर्टल जो कि लॉन्च किया गया था। सरकार की इस पहल से देश के सभी असंगठित कामगार तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंच सकेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इस श्रम पोर्टल आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपका कॉप से रिलेटेड प्रश्न आपका आया था, कथन से रिलेटेड, जिसमें आपको 3 कथन दिया गया था। पहला कथन आपका दिया गया था कोप 28 जो कि दिल्ली में होगा। ठीक है, ये एक आपका कथन था जो कि ये आपका गलत था। कोप 28 की बात करेंगे दोस्तों तो 2023 में आपका संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन पार्टियों के द्वारा आपका मेजबानी करेगा। तो कौन संयुक्त राज्य अमीरात करेगा, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल गलत था। पहला ये ऑप्शन आपका दिल्ली में दिया गया था। ठीक है, कोप 28 की बात करेंगे दोस्तों तो इसका घोषणा आपका कर दिया गया था, जो कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा मेजबानी करना था। इसके अलावा 2022 का जो कोप 27 हुआ था वो आपका मिस्र किया था। ठीक है, मिस्र किया था। इसके अलावा दूसरा जो आपका कथन था कि फर्स्ट जो कोप है आपका 1995 में हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट कोप दोस्तों आपको बता दें, यानी कि कोप 1 वो दोस्तों आपका 28 मार्च से 7 अप्रैल 1995 में ही हुआ था। ठीक है, तो 1995 में हुआ था, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ये राइट कथन है। इसके अलावा एक कथन था आपका फर्स्ट कोप है जो कि पेरिस में हुआ था। ठीक है, तो ये कथन दोस्तों आपका गलत है। जो फर्स्ट कोप था वो आपका पेरिस में नहीं, वो आपका जर्मनी के बर्लिन में किया गया था। ठीक है, कहाँ गया था, जर्मनी के बर्लिन में किया गया था। तो ये दोस्तों आपका कथन सही है। तो 3 कथन हमें प्राप्त हुए हैं, जिनमें से आपका एक कथन जो आपका था फर्स्ट कोप 1995 में हुआ है, वो दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, तो वो आपका 95 में नहीं हुआ था, बल्कि 95 में ही हुआ था, लेकिन आपका बर्लिन में हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे शायद पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका आरबीआई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए आरबीआई से रिलेटेड क्या, आरबीआई एनएफसी इन्फोर्समेंट डे का कोई डेट पूछा गया था। तो आपको बता दें, द रिजर्व बैंक हैड इशूड द स्केल बेस्ड रेगुलेशन एसबीआई रिवाइज्ड रेगुलेटर फ्रेमवर्क ऑफ एनबीएफसीएस द फ्रेमवर्क ऑन 22 अक्टूबर 2021 को दोस्तों आपका ये लॉन्च किया था। ठीक है, तो आपका देखिए 22 अक्टूबर 2021 था, तो आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका आईसीआर इंस्टीट्यूट में द फॉलोइंग हेडक्वार्टर दिया गया था, जैसे कि राइस का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोटन का कहाँ है, इस प्रकार करके आपको दिया गया था। तो देखिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोटन रिसर्च सेंटर आपको बता दें हेडक्वार्टर इसका आपका महाराष्ट्र में है। आप देखिए कुछ हेडक्वार्टर के नाम ले लेते हैं हम लोग, जो आपको ऑप्शन में दिया गया तो उसके अनुसार आप लोग मिला लीजिएगा, पूरा आंसर तो हमको मालूम नहीं चल पाया है। तो एक कोटन था जो कि इसका आपका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में हो जाएगा। इस महाराष्ट्र में भी कहाँ, तो आपका इसका नागपुर में है। इसके अलावा नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका दोस्तों कानपुर में है। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च दोस्तों आपका कानपुर में है। इसके अलावा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये दोस्तों आपका नई दिल्ली में है। ये एक आपका चावल का भी था, तो ये दोस्तों आपका उड़ीसा के कटक में है। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा और हम लोग को भी बताइएगा क्या क्या क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए नेशनल गेम्स 2022 से रिलेटेड आपका प्रश्न पूछा गया था, मैच द फॉलोइंग प्रश्न आपसे पूछा गया था, मैच करना था कि किसने कितना है जो कि मेडल जीता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने टॉप 5 स्टेट का नाम लिए हैं और कितने मेडल जीते हैं उसका लिए हैं। ठीक है, तो पहला स्थान पे दोस्तों आपका है सर्विसेज, जो कि दोस्तों आपका 61 गोल्ड, 35 सिल्वर और 32 ब्रॉन्ज के साथ आप टोटल 128 सिल्वर जीता था, जो कि टॉप पर था। इसके अलावा दूसरा नंबर पे महाराष्ट्र था, 39 गोल्ड, 38 सिल्वर और 63 ब्रॉन्ज, टोटल आपका 140 मेडल महाराष्ट्र जीता था। इसके अलावा हरियाणा की बात करेंगे तो 38 गोल्ड, 38 सिल्वर, 40 ब्रॉन्ज के साथ 16 मेडल जीता था। कर्नाटक चौथे नंबर पर था, 27, 23, 28, 38 और टोटल आपका मेडल 88 था। इसके अलावा तमिलनाडु की बात करेंगे तो 25, 22, 27 और टोटल मेडल दोस्तों आप जोड़ लीजिए आपको कितना होता है। तो ये दोस्तों आपका मेडल वाइज टैली था जो कि पूछा गया था, कौन कौन सा आपका स्टेट दिया गया था, तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा नेशनल गेम्स 2022 की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका सर्विसेज फर्स्ट स्थान पे था। ये दोस्तों आपका हुआ कहाँ था, तो गुजरात में हुआ था। गुजरात के 6 सिटीज़ में, अहमदाबाद में, गांधीनगर में, सूरत में, बड़ौदा में, राजकोट में और भावनगर में। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों 1-2 और क्वेश्चन देख लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन तो आपका
एक कोई क्वेश्चन दोस्तों आपका पानी वाला प्लांट से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका ऑप्शन क्या क्या दिया गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका, देखिए एक क्वेश्चन आपका पूछा नहीं गया था ये वाला, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि शायद पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट है कि 1947 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर शहनाई जो कि किसने बजाया था, तो ये क्वेश्चन आपका शायद पूछा नहीं गया था। 90% कन्फर्म है, लेकिन 100% कन्फर्म आप लोग कर दीजिएगा। लेकिन इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, बिस्मिल्लाह खान आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खान 1515 1947 को लाल किले पर शहनाई जो कि बजाया था। अपने वाद्य यंत्र के साथ राष्ट्र का अभिनंदन करने वाले वो पहले भारतीय थे, क्योंकि दोस्तों हमें उस समय आपका आज़ादी है जो कि मिला था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शायद आपसे पूछा नहीं गया था, फिर भी हमने आपको डिस्कस जो कि कर दिया है। अगर पूछा गया होगा तो ठीक है, नहीं पूछा गया होगा तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के तौर पर आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका लगभग एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था प्रीतकर्मी से प्लेटिल माइनेट से कोई क्वेश्चन शायद आपका पूछा गया था। क्वेश्चन तो क्लियर नहीं मिल पाया है, तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका पूछा गया था पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट का नाम था, जो कि सर्बियम, उसका एटॉमिक नंबर पूछा था सर्बियम का। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बता दें 106 इसका राइट आंसर था। पूछा गया था कि 1853 में जो पहली ट्रेन आपका चलाया गया था वो कितने किलोमीटर तक चला था। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन बोरी बंदर यानी कि बॉम्बे और ठाणे के बीच आपका चला था। ठीक है, तो भारत में पहली रेलवे आपका 1853 में मुंबई से ठाणे के लिए कुल 34 किलोमीटर की कुल दूरी तय किया था। ठीक है, तो कितना राइट आंसर हो जाएगा आपका 34 किलोमीटर। ठीक है, तो किसके काल में चला था, लॉर्ड डलहौजी के काल में, तो आपका इसका राइट आंसर 34 हो जाएगा। ये आपका साहिब सुल्तान और सिंध नामक 3 इंजन के द्वारा संचालित किया गया था और इसमें 13 गाड़ियाँ थी। ठीक है, तो इतना फैक्ट आपको याद रखना। 1853 की पहली ट्रेन से मुंबई के थाने के बीच चला था, 34 किलोमीटर के चला था, 16 अप्रैल को चला था और आपका लॉर्ड डलहौजी के काल में चला था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 34 किलोमीटर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका निपुण योजना से, कि ऑप्शन में आपका निपुण योजना आपका राइट आंसर था। पूछा गया था चलिए कि तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने लिखने के बच्चों का कौन सी योजना को शुरू किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका निपुण योजना था। तो निपुण योजना के माध्यम से आपका सन 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने लिखने और एक अंक गणितीय को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। इस योजना का जो कार्यान्वयन है स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा किया जाएगा। ये निपुण भारत मिशन स्कूली शिक्षा कार्यक्रम समग्र शिक्षा का एक हिस्सा होगा। ठीक है, तो निपुण योजना इसका राइट आंसर दोस्तों आपका था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि द्रौपदी जो मुर्मू है आपके कौन से समुदाय से आती है। ठीक है, तो 2022 में दोस्तों आपका द्रौपदी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का चुनाव हुआ था, तो अभी राष्ट्रपति को हम लोग देखेंगे। तो इसमें आपका जो द्रौपदी मुर्मू था आपका देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी थी। ठीक है, तो ये आपका कौन से समुदाय से आती है, पहली बात तो आपका आदिवासी समुदाय से आने वाली देश की पहली राष्ट्रपति है। और आपको बता दें इतना ही नहीं, शपथ के ग्रहण जिसे आपका शपथ ये ली थी, देश की सबसे युवा राष्ट्रपति भी बन गई थी और देश की दूसरी महिला बनी थी। पहली महिला आपके प्रतिभा पाटिल जी थी और आपका दूसरी महिला आपके यही है। ठीक है, मुर्मू जी संथाल समुदाय से आती हैं। ठीक है, तो कौन सा समुदाय आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, संथाल समुदाय से आती हैं। वो सबसे पढ़ी लिखी आदिवासी वर्गों में से एक है। इतना ही नहीं, मुर्मू के समुदाय का जो इतिहास है, भाषा भी एक वक्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियाँ बटोर रही है। ठीक है, तो आपका संथाल समुदाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे दोस्तों आपका द्रौपदी मुर्मू का, तो ये दोस्तों आपको कहाँ से बिलोंग करती है, तो बिलोंग करती हैं दोस्तों आपका उड़ीसा से। लेकिन ये आपका राष्ट्रपति बनने से पहले ये आपका झारखंड का क्या थी, झारखंड का राज्यपाल थी। ठीक है, झारखंड का राज्यपाल थी 2015 से 2021 तक। तो 2022 में आपका भारत की प्रधानमंत्री बन गई है। इनके जो विरुद्ध आपके चुनाव रहे थे वो आपका यशवंत सिन्हा जी चुनाव लड़े थे। ठीक है, तो इन सभी फैक्टर्स को भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था हाईकोर्ट है जो कि कौन सा अनुच्छेद के तहत है जो कि रिट जारी करता है। ठीक है, हाईकोर्ट के बारे में पूछा गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति है। तो अनुच्छेद 32 आपका सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी किया जाता है। लेकिन अनुच्छेद जो 26 के तहत आपका उच्च न्यायालय को समान अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका अनुच्छेद 226 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 32 है क्या, उसको हम लोग देख लेते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, जिसके अर्थ है कि किसी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में भी जाने का अधिकार है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का शक्ति है। ठीक है, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को भी समान अधिकार दिया गया है। जिस प्रकार आपका 12 से 35 संविधान का जो अनुच्छेद है वो आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है। लेकिन आपका मौलिक अधिकार आपका हनन होता है तो आपका अनुच्छेद 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 131 को देखें
तो अनुच्छेद 131 जो सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 की बात करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र से संबंधित आपका सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 है। इसके अलावा अनुच्छेद 143 आपका सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 26 आपका परादेश जारी करने के लिए उच्च न्यायालयों की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 226। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका 226 इसका हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, रेस्टोरेंट जाने की जो स्वतंत्रता है या घूमने की जो स्वतंत्रता है आपका किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 19। ठीक है, अनुच्छेद 19 के तहत आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 19 तक। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है, लेकिन अनुच्छेद 19 में आपका स्वतंत्रता संबंधित 6 अधिकारों का प्रावधान किया गया है। पहला तो दोस्तों आपका भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, दूसरा आपका सभा की स्वतंत्रता है, तीसरा आपका संगठन की स्वतंत्रता है, चौथा आपका आंदोलन करने की स्वतंत्रता है, पांचवा दोस्तों आपका निवास और स्थान कहीं से कहीं भी आ जा सकते हैं, पांचवा आपका पेशा करने से संबंधित आपका ये प्रावधान आपका अनुच्छेद 19 के तहत किया गया है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अनुच्छेद डी आपका राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में बताइएगा क्या दिया गया था, अनुच्छेद 19 डी करके दिया गया था या सिर्फ अनुच्छेद 19 दिया गया था। इसके अलावा अनुच्छेद 20 की बात करेंगे दोस्तों, तो अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 दोस्तों आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 221 आपका प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 दोस्तों आपका कतिपय मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान आपका करता है। और स्वतंत्र रूप से घूमने जाने की स्वतंत्रता, भारत के नागरिक को पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकता है, कोई भी आपको रोक टोक नहीं होगा। यह अधिकार सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और अनुसूचित जनजातीय हितों की रक्षा के आधार पर भी प्रतिबंध है जो कि किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, आपका सरसों अनुसंधान केंद्र आपका है जो है कि कहाँ है? तो राष्ट्रीय स्तर का जो सरसों अनुसंधान केंद्र है वो आपका राजस्थान के भरतपुर के सीवर में अवस्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका राजस्थान दिया गया था, भरतपुर दिया गया था या सीवर दिया गया था? हमको मेरे ख्याल से आपका राजस्थानी दिया गया था, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो स्थापना है 20 अक्टूबर 1993 को किया गया था। निदेशक कौन है? डॉक्टर पी.के. रॉय इसके निदेशक थे। इसका जो लक्ष्य था आपका तेल और पोषण सुरक्षा के लिए ब्रेसिका विज्ञान करना, इसका दोस्तों आपका लक्ष्य था। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों कुछ और अनुसंधान केंद्र है उसको देख लेते हैं हम लोग। पहला तो आपका केंद्रीय चावल अनुसंधान जो कि दोस्तों आपका कहाँ है? तो आपका कटक में स्थित है। इसके अलावा केंद्रीय कपास संस्थान है जो कि दोस्तों आपका नागपुर में स्थित है। इसके अलावा भारतीय गेहूं और जौ संस्थान जो कि आपका करनाल में स्थित है। इसके अलावा केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान जो कि दोस्तों आपका मैसूर में स्थित है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, जफर खान है जो कि किसके सेनापति थे? ऑप्शन में मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी दिया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। जिस जफर खान को हिजबुद्दीन भी कहा जाता है, जो कि अपने शीर्षक जफर खान से बेहतर जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। उन्होंने अलाउद्दीन के शासनकाल के दौरान कई बार मुल्तान, सामाना और शिवस्तान सिंध का प्रभार जो कि संभाला था। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो 1290 से शायद आपका 1310 ईस्वी तक इसका शासन था। इसके अलावा 1296 से था आपका अलाउद्दीन खिलजी वंश का शासक था। खिलजी वंश का स्थापना किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने किया था, इनके ही चाचा थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, डॉपलर इफेक्ट से संबंधित कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था या क्वेश्चन पूछा गया तापमान घटता है और बढ़ता है तो वो कौन सा अनुच्छेद है? ठीक है, तो प्लस आपका लैंग्वेज जो कि क्लियर नहीं मिल पाया है, तो हम लोग डॉपलर इफेक्ट को एक बार देख लेते हैं। ध्वनि में आवर्ती परिवर्धन के प्रभाव को सर्वप्रथम जॉन डॉपलर ने 1842 में प्रतिपादित किया गया, जिसके कारण उन्हीं के नाम पर डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब किसी ध्वनि स्रोत या श्रोता की उस अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग है जो कि सुनाई देता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, बॉक्साइट आपका दिया गया था, कॉपर दिया गया था, तांबा दिया गया था, इसका रबर दिया गया था। आपको मिलान करना था कि सबसे ज़्यादा जो कि कहाँ पाया जाता है। देखिए बॉक्साइट सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो उड़ीसा देश का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। ठीक है, ये देश के कुल उत्पादन का आधे से अधिक उत्पादन करता है। ठीक है, बॉक्साइट एल्युमिनियम उत्पादन का प्रमुख अयस्क और महत्वपूर्ण लोह धातु है। इसके अलावा बात करेंगे तो भारत में 3896 मिलियन टन बॉक्साइट संसाधन है जो कि घरेलू और निर्यात दोनों मांगों के लिए प्राप्त है। कालाहांडी और कोरापुट उड़ीसा में बॉक्साइट बेल्ट है, ये आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका राज्य का नाम नहीं दिया गया था, पहले ही आपको क्लियर कर देते हैं। आपका उड़ीसा का कोई स्थान दिया गया था, तो मेरे ख्याल से आपका शायद कालाहांडी या कोरापुट आपके बॉक्साइट का सही मिलान आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। 46% तांबे का उत्पादन आपका कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश के बालघाट में होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन में बालघाट दिया गया, मलचखंड दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा राजस्थान 33% तांबे का उत्पादन करता है। प्रमुख खदान आपका खेतरी है जो कि झुंझुनू वाला या अरवल में आपका स्थित है। ठीक है, इसके अलावा झारखंड की बात करेंगे तो 21% तांबे का उत्पादन करता है, जहाँ के प्रमुख भूमि आपका सिंह भूमि है।
तो आपका ऊपर वाला में आपका शायद झुनझुन ऑप्शन में दिया गया था, जो कि इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा रबर की बात करेंगे तो रबर दोस्तों आपका केरल में सर्वाधिक पाया जाता है, उत्पादन करने वाला राज्य है। 1819 के आंकड़े के अनुसार केरल भारत में प्राकृतिक रबर उत्पादन में लगभग 75 से 80% उत्पादन करता है। भारत में प्राकृतिक रबर का उत्पादन के मामले में त्रिपुरा है, जो कि दूसरे स्थान पर है आपका। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, कौन सा जो विधेयक है आपका राज्यसभा में पेश है जो कि नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका धन विधेयक हो जाएगा। धन विधेयक को पहले राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। ये संविधान का अनुच्छेद 110 के तहत दोस्तों आपका धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद है। एक धन विधेयक को धन विधेयक तब कहा जाता है जब उसे केवल से संबंधित प्रावधान हो, जैसे कि कर लगाना, सरकार के द्वारा पैसे उधार लेना, भारत की संचित निधि से व्यय या प्राप्त होने वाला व्यय। धन विधेयक को दोस्तों आपको बता दें तो केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। और धन विधेयक का दोस्तों आपका पारित कैसे होता है, तो उसको देख लेते हैं। तो धन विधेयक जो कि राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इस लोकसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। इसके बाद इसे अपनी सिफारिशों के लिए राज्यसभा को भेजा जा सकता है, जिसे कि लोकसभा यदि चाहे तो अस्वीकार भी कर सकती है। ठीक है, यदि ऐसी सिफारिश से 14 दिन के भीतर नहीं किया जाता है तो इसे संसद के द्वारा पारित माना जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका धन विधेयक हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि कौन सा जो ग्रुप है एल्कोहल में पाया जाता है, कौन सा ग्रुप में एल्कोहल पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका OH ग्रुप हो जाएगा। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में देखें तो जब कार्बनिक यौगिक से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक OH समूह के द्वारा किया जाता है तो इससे प्राप्त जो एल्कोहल होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। इसे जल का मोनो एल्केलिक व्युत्पन्न माना जाता है, जिसका समान सूत्र आपका CnH2n + 10OH आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि ये जो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कमी जो होता है उसको किससे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो आपका आयरन का सेवन बढ़ाना होगा हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए। लो हीमोग्लोबिन वाले व्यक्ति को अधिक आयरन से भरपूर फूड्स खाने से लाभ हो सकता है। आयरन हीमोग्लोबिन के उत्पादन को बढ़ावा देने का काम करता है, जो कि अधिक रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने में भी मदद करता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका आयरन हो जाएगा, ऑप्शन में आपको दिया गया होगा। तो ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो आपका सबसे सर्वाधिक प्रजनन दर दोस्तों आपका किस राज्य का है, ये दोस्तों आपसे पूछा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक प्रजनन दर, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, राज्यों में बिहार ने उच्चतम TFR 3.2 की सूचना दी है। केरल आपका दूसरा स्थान पर है, दिल्ली आपका तीसरा स्थान पर है। तो ये आपका पूछा गया था 11 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक प्रजनन दर आपका बिहार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो सर्वाधिक आपका जनसंख्या घनत्व भी आपका बिहार का ही है। इसके अलावा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपका अरुणाचल प्रदेश का है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला आपका राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, और कम जनसंख्या वाला आपका सिक्किम है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और आपका सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। तो 2011 की जनगणना से आपको इतना प्रश्न जो कि याद रखिएगा। और 2011 की जो जनगणना है आपका देश का 15वां जनगणना था। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे तो ये आपका 2 चरण में आयोजित है जो कि हुआ था। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, जिसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि LBW है वो दोस्तों आपका किससे संबंधित है, तो क्रिकेट के खेल में पगदादा या LBW आपका बल्लेबाज को आउट करने की एक विधि है। तो इसका राइट आंसर आपका क्रिकेट हो जाएगा। एक अंपायर परिस्थिति को एक श्रृंखला के अंतर्गत एक बल्लेबाज को LBW आउट करार देता है जब मुख्यतः बल्लेबाज के विकेट अर्थात स्टंप अथवा गिलियों से टकरा सकने वाली गेंद बल्लेबाज के शरीर के आम तौर पर टकराती है। ठीक है, तो LBW संबंधित आपका जो प्रश्न आपका आया था उसका क्रिकेट राइट आंसर कर लीजिएगा। एक प्रश्न देखिए पूछा गया था पिल्नी के द्वारा कौन सा जो पुस्तक है जो कि लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका नेचुरल हिस्ट्रिया हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपका पिल्नी द एडर की एक कृति है। ठीक है, इसके अलावा देखिए पूछा गया था डच कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला गया था। इस प्रश्न में आपका संदेह है पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, फिर भी हम बता देते हैं। 17वीं शताब्दी में भारत के मसाले में व्यापार पर डचों का अधिकार था। प्रथम डच गवर्नर आपका पीटरबोर्ग था। भारत में उन्होंने 1605 में मछलीपट्टम में कहाँ पर आपका मछलीपट्टम में पहला कारखाना स्थापित किया था। इसके बाद 1610 में आपका पुलिकट में, 1616 में सूरत में और आपका 1641 में भीमलीपट्टम में और 1653 में आपका चिनसुरा में स्थापित किया था। तो अगर आप इसका आया होगा तो आपका मछलीपट्टम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, बलबन की उपाधि किसने धारण किया था। ठीक है, यानी कि बलबन का वास्तविक नाम हमसे पूछा गया था, जिसमें ऑप्शन में आपका उल्गू खां, जैद खां, फरीद खान दिया गया था। तो दोस्तों आपको बता दें द वट ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम द ट्रू पावर बिहाइंड द थ्रोन वाज उल्गू खां हु आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, हु आफ्टरवर्ड्स बिकम सुल्तान बलबन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका उल्गू खां, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बलबन की बात करेंगे तो बलबन ने दोस्तों आपका सत्ता
पर बैठने के बाद आपका जिले हिलाई का उपाधि धारण किया था। लेकिन आपसे पूछा गया था बलवन की उपाधि किसने धारण किया था, तो उल्गू खां उसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा गयासुद्दीन बलवन का वास्तविक नाम की बात करेंगे तो बहाउद्दीन था। ये आपका 1249 से 1286 तक आपका दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का एक शासक था। उसने सन 1265 से 1287 तक राज किया था। बलवन को गयासुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा उल्गू खां। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था राज के वकील को दोस्तों आपको पूछा गया था कौन है जो कि नियुक्त करता है, तो राज्यपाल राज के अधिवक्ता को दोस्तों आपका नियुक्त करता है। तो इसका राइट आंसर आपका राज्यपाल हो जाएगा। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है, की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जो कि राज्यपाल के विवेक पर कार्य करता है, राज्यपाल के द्वारा ही निर्धारित मुआवजे को प्राप्त करता है। ठीक है, तो जैसा प्रकार आपका महाधिवक्ता आपका कहाँ राज्य में होता है, एक दोस्तों आपका केंद्र में भी होता है, जो कि दोस्तों अटॉर्नी जनरल के रूप में जाना जाता है। तो उसको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं केंद्र वाले को, और राज्य वाले को आपके राज्यपाल नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि उत्तर भारत में जो सर्दी होता है वो आपका क्यों होता है। ऑप्शन थोड़ा सा लेंदी दिया गया था, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। उत्तर भारत के इलाके में कड़ाके की जो ठंड पड़ने की एक अहम वजह है वो दोस्तों आपका पश्चिमी विक्षोभ है। ठीक है, तो पश्चिमी विक्षोभ से जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत को इलाकों में ठंडी हवाएं आती हैं, जिन्हें आमतौर पर लोग शीतलहर कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ में नमी की वजह से कई बार सर्दियों के मौसम में बारिश और ओले गिरने की घटनाएं भी आपका होता है। ठीक है, तो पश्चिमी विक्षोभ से जो आपका ऑप्शन मैच खा रहा होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि पूछा गया था दोस्तों आपको मैच करने के लिए दिया गया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इस प्रकार करके, तो स्रोत दिया गया था। तो कार्बोहाइड्रेट का जो मैचिंग हो जाएगा वो आपका ग्लूकोज से आपका मैच खाता है, तो कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज से आपका मैच राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की स्रोत की बात करेंगे तो ब्रेड में, बीन्स में, साबुत में, अनाज में, मक्का में, आलू में, डेयरी में उत्पाद में कार्बोहाइड्रेट के कुछ बेहतरीन स्रोत हैं। इसके अलावा ग्लूकोज या दाल छकरा सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो इसका कार्बोहाइड्रेट का आपका जो मैथ फ्लोइंग होगा वो आपका ग्लूकोज से हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो वसा का आपका था वसा का कोलेस्ट्रॉल से आपका ऑप्शन से हो जाएगा। तो दो मैंने आपको सही आंसर बता दिया है, तो दोनों से आप अपना अनुमान लगा लीजिएगा कौन आपका उत्तर जो कि सही है। इसके अलावा वसा के स्रोत की बात करेंगे तो बिनौला, अलसी, सरसों, मूंगफली, तिल, नारियल, बादाम, काजू आदि वसा में पाया जाता है। इसके अलावा मांस, मछली, अंडा यकृत भी वसा का ही साधन होता है। ठीक है, इसके अलावा एक ऑप्शन शायद आपका प्रोटीन दिया गया था, तो प्रोटीन का ऑप्शन मुझे मालूम नहीं चल पाया कि आपके पास ऑप्शन था। तो प्रोटीन के स्रोत में बात करेंगे आपका शाकाहारी स्रोत में तो चना है, मटर है, मूंग है, मसूर है, उड़द है, सोयाबीन है, राजमा, लोबिया, गेहूं, मक्का, ये आपका प्रोटीन का शाकाहारी स्रोत है। मांसाहारी स्रोत की बात करेंगे तो मांस, मछली, अंडा, दूध एवं यकृत आपका प्रोटीन का मांसाहारी स्रोत है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज और वसा का कोलेस्ट्रॉल, इसके अलावा प्रोटीन का आप लोग कमेंट सेक्शन में जो लोग बता दीजिएगा, जो लोग भी एग्जाम देकर अभी आ रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था भारत में नोटा का जो विकल्प है वो किस वर्ष से जो कि पेश किया गया था। ऑप्शन में 5, 10, 13, 14 दिया गया था। तो नन ऑफ द एबव यानी नोटा 2013 में एक विकल्प के रूप में प्रदान किया गया है। नन ऑफ द एबव विकल्प सीधे तौर पर मतदाता को किसी भी उम्मीदवार को मैदान में न चुनकर नकारात्मक राय व्यक्त करने का है जो कि अधिकार आपको देता है। हालांकि ऐसा लग सकता है कि नोटा लंबे समय से आसपास है, यह वास्तव में केवल 2013 में ही लागू हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2013 हो जाएगा। इसके अलावा राज्यसभा चुनाव में नोटा का जो विकल्प है 2014 में आपको पेश किया गया था चुनाव आयोग के द्वारा। इसके अलावा पहली बार इसका जो इस्तेमाल है आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और दिल्ली में हुआ विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया था। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि पूछा गया था 2011 में भारत की जो जनसंख्या है वो आपका कितना था। तो इसका राइट आंसर 1.21 बिलियन आपका इसका राइट आंसर था। मार्च 2011 तक भारत की जो जनसंख्या है 12,106 लाख था, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% था। ये आपका 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में आपका निवास कर रहे हैं, जो कि दोस्तों विश्व का स्थलीय भूभाग 2.4% है कि विशाल क्षेत्र पर असमान रूप से विस्तारित किए हुए हैं। मतलब कि आपका जो भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व में वो मात्र आपका 2.4% ही है, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या है विश्व का आपका 17.5% है जो कि निवास कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा आपका निवास कर रहा है। ऐसे जो भारत है जनसंख्या के मामले पर अभी तो दूसरा स्थान पर है, चीन अभी आपके पहले स्थान पर आपका है। तो बहुत जल्द ही भारत है जो कि आपका चीन को पछाड़कर आपका भारत विश्व का सबसे एक जनसंख्या वाला जो देश है बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 103वां संविधान संशोधन से संबंधित आपका कथन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था और बोला गया था इनमें से सही कथन को छांटना है। तो ठीक है, तो 103वां जो संविधान संशोधन आपको बता दें, भारत सरकार ने समान वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण दिया था, जिसे कि भारतीय संसद ने 8 और 9 जनवरी को 2019 को 124वें संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित किया था। 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृति है जो कि दे दिया था। इसके अलावा बेंच का भी आपका उसमें ऑप्शन दिया गया था, तो इनमें आपका 5 बेंच की जज ने गरीब
संबंधों के रक्षण के लिए सरकार के संवैधानिक संशोधन को वैध करार दिया है। हालांकि 3 जज ने गरीब संबंध को 10% आरक्षण पर सहमति जताई है। ठीक है, तो 3 आपका ये भी आपके ऑप्शन में था, तभी हमने इसको पीडीएफ में शामिल किया है। जबकि 2 जज ने आरक्षण से असहमति जताई है, तो सहमति असहमति भी आपके ऑप्शन में पूछा गया था। इसके अलावा 103वें संविधान संशोधन की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में कई बार चुनौती है जो कि दिया गया था। ठीक है, तो इसके अनुसार इससे जो आपको हमने आपको फैक्ट जो उपलब्ध कराया है उसके माध्यम से आप अपना राइट आंसर कर लीजिएगा, और जिनका आगे एग्जाम है वो अपना पूरा उसको डिटेल देखिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, भारतीय कृषि के संदर्भ में बीवर, दहिया, पुंडू शब्द को क्या करना था, कुरवा था, उसको आपको मैच द फॉलोइंग यानी मैच मिलान करना था। तो भारत में जो खेती है इस आदिम रूप से मध्य प्रदेश में वेवर या दहिया, तो दहिया वाला आपका मध्य प्रदेश मिलान हो जाएगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में पोंदू या पेंदा, जो पोंडू है वो दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश से सम्मिलित हो जाएगा। इसके अलावा उड़ीसा में पम्मा दवी या कॉमन होता है या सीधा कहा जाता है। इसके अलावा पश्चिमी घाटों में दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वेलरे या वाल्टरे कहा जाता है। हिमालयन बेल्ट में खील, और झारखंड में कुरवा भी आपके ऑप्शन में था, जो कि दोस्तों आपका झारखंड में होता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आपका झूमिंग। ठीक है, तो इनमें से आपका 4 ऑप्शन था, तो आप लोग आराम से देखकर वीडियो पॉज करके आप लोग इसको मिला लीजिएगा। बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो लोग भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे क्लिक कर लीजिए अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा तभी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है कि पूछा गया था एसडीजी का लक्ष्य से संबंधित कथन दिया गया था कि एसडीजी का लक्ष्य क्या है, तो सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी या 200 इसे 2030 का एजेंडा भी कहा जाता है। यह आपका बेहतर स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और सबके लिए शांति और समृद्धि जीवन सुनिश्चित करने के लिए सभी से कार्रवाई का आह्वान करता है। एसडीजी को वैश्विक लक्ष्य रूप में जाना जाता है। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे एक सार्वभौमिक आह्वान के रूप में अपनाया गया था। तो इसका जो एजेंडा है या लक्ष्य है आपका बेहतर स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन है, सबके लिए शांति और समृद्धि सभी सुरक्षित करने का आह्वान करता है एसडीजी। इसके अनुसार अपना देखिएगा, मिला लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया था न्यूटन का यूनिट। ठीक है, ऑप्शन में शायद आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जिसमें आपका न्यूटन का जो यूनिट है आपका सही दिया गया था। तो न्यूटन का प्रयोग इन अर्थों में किया जाता है कि सर आइजैक न्यूटन का वैज्ञानिक नाम न्यूटन बल का मात्रक है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका न्यूटन का यूनिट दिया गया था, जो कि आपका इसका राइट आंसर था। इसके अलावा जैसे एन के रूप में है, जो कि व्यक्त है, हम लोग करते हैं। ठीक है, जो प्रश्न पूछा गया था वो आपसे पूछा गया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, वो दोस्तों आपका है जो कि किस वर्ष हुआ था। ठीक है, यानी कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन विच ईयर। ठीक है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों आपका 12 नवंबर 1930 से 31 जनवरी 1931 तक आपका लंदन में आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 1930 हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका नवंबर 1931 में हुआ था। इसके अलावा आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन आपका 17 नवंबर 1932 से आपका 24 दिसंबर 1932 के बीच लंदन में आयोजित हुआ था। तो 3 ही गोलमेज सम्मेलन आपके भारतीय इतिहास में जो कि आयोजित हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि विच इज नॉट ए डायरेक्ट टैक्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो टैक्स आपका प्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक है, तो इसका इस ऑप्शन दिया गया था आपका जीएसटी दिया गया था, इनकम टैक्स दिया था, कॉर्पोरेशन टैक्स दिया गया था और सर्विस टैक्स दिया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका जीएसटी हो जाएगा। अब बात कर दोस्तों प्रत्यक्ष कर का, तो देखिए प्रत्यक्ष कर क्या होता है, तो जो कर सीधे सरकार को चुकाया जाता है या सीधे करदाता पर लगाया जाता है, जो कर की देता अन्य करदाताओं को नहीं दिया जा सकता है, वो दोस्तों आपका प्रत्यक्ष कर होता है। उसमें दोस्तों आप प्रत्यक्ष करों का कुछ उदाहरण है, जैसे कि आपका आयकर, निगम कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर, लाभांश वेतन, प्रतिभूति लेन देन कर, पूंजीगत लाभ कर इत्यादि। इसके अलावा अप्रत्यक्ष कर की बात करेंगे तो ये एक ऐसा कर होता है जो कि एक व्यक्ति या संस्था पर लगाया गया कर है, जो कि अन्य व्यक्तियों को दिया जाता है। इसे उत्पादों पर या सेवाओं पर लगाया जाता है, जो कि ग्राहकों के द्वारा उपयोग दिए जाते हैं। अप्रत्यक्ष करों के समान उदाहरण है जैसे कि माल और सेवा कर, उत्पाद कर, बिक्री कर आदि। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है, यानी कि बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका कुंचिकल जल प्रपात आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 455 मीटर और ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में वाराही नदी पर स्थित है। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसका निर्माण वाराही नदी से हुआ है। दरअसल जलप्रपात एक धारा है जो कि सतह पर बहती है और खड़ी ढलान पर गिरती है, जो सबसे खूबसूरत झरनों में से नियाग्रा फॉल्स और विक्टोरिया फॉल्स इत्यादि है। तो कुंचिकल जलप्रपात इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो वेयर इज द जीएसटी सेक्रेट ऑफिस सिचुएटेड, यानी कि जीएसटी का सचिवालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका न्यू दिल्ली हो जाएगा। जीएसटी काउंसिल ऑफिसर इज सेटअप इन न्यू दिल्ली। रेवेन्यू सेक्रेटरीट इज अपॉइंट एज एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी टू जीएसटी काउंसिल। ठीक है,
चलिए अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा। यानी कि दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा गया था, केमिकल नेम। तो इस विटामिन का जो रासायनिक नाम होता है ये आपका रेटिनॉल होता है, तो इसका राइट आंसर रेटिनॉल हो जाएगा। ये विटामिन वसा में घुलनशील होता है। इसका द्रव्यनांक की बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट का तो 60 से 67 डिग्री सेल्सियस तथा अनुभार की बात करेंगे तो 285 होता है। इस विटामिन का जो मुख्य स्रोत है पौधे से प्राप्त बीटा कैरोटीन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका रेटिनॉल हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका, हेलीकॉप्टर उत्पादन में भारत का रैंक पूछा गया था, तो इसका आंसर मुझे प्राप्त नहीं हो पाया है। अगर आपको मालूम होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, केमिकल थर्मामीटर का रेंज आपसे पूछा गया था रासायनिक थर्मामीटर का। तो रासायनिक थर्मामीटर पारा दोस्तों आपका 360 डिग्री पीली कोशिका के बना होता है और गर्मी प्रक्रिया से भरा पारा नियंत्रित परिस्थितियों में कैलिब्रेटेड लगभग 12 इंच लंबा और 7 से 8 mm मोटा तापमान माप के लिए थर्मामीटर जो है -10 से 360 डिग्री की रेंज में होता है। तो आपका -10 से 360 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, दालों के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, यानी कि इंडियाज रैंक इन प्रोडक्शन ऑफ पल्स। ठीक है, तो दाल उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है, तो राइट आंसर पहला हो जाएगा। उत्पादन और उपभोक्ता दोनों में भारत प्रथम स्थान पर ही है। उत्पादन में भारत ही ज़्यादा होता है और दाल का उपयोग भी भारत में ही सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो उपभोक्ता और उत्पादन में दोनों पर भारत ही पहला स्थान पर आपका काबिज है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, यानी कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड एट। ठीक है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो भारत के बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित बाघ संरक्षण और को समर्पित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। सन 2018 में यहाँ बाघ की अनुमानित संख्या 40 है, तो इसका राइट आंसर आपका बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, BAC स्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, यानी कि BAC किस वर्ष में स्थापित हुआ था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 9 जुलाई 1875 हो जाएगा। 9 जुलाई 1875 में BAC की स्थापना हुआ था। ये एशिया का सबसे पहला और सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, तो 1875 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि फरवरी 2023 तक बृहस्पति के पास कितने चंद्रमा है, यानी कि हाउ मेनी मून्स जुपिटर हैव एज फरवरी 2023। तो दोस्तों अभी हाल ही में फरवरी में आपका नवीनतम खोजों से पता चला है कि बृहस्पति के पास 12 और चंद्रमा है। तो ये बात ये रहा कि बृहस्पति के पास पहले से कितना चंद्रमा था। तो बात कर लेते हैं बृहस्पति का, क्योंकि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, वैसे ही सौरमंडल का राजा है। अब उसके ताज पर एक और हीरा जुड़ गया है। बृहस्पति अब सौरमंडल का सबसे ज़्यादा चांद वाला प्लेनेट बन गया है। बृहस्पति के चारों लगभग 12 चांद नए खोजे गए हैं, अब उनकी पुष्टि हो चुकी है। पहले बृहस्पति के पास 80 और शनि ग्रह के पास 83 चांद थे, लेकिन 12 नए चंद्रमा की पुष्टि के बाद बृहस्पति के पास अब 92 चंद्रमा हो गए हैं। कितना? 92, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड संबंधित प्रश्न आपसे पूछा गया था ये कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, यह कब हुआ था, इस प्रकार करके कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करेंगे दोस्तों, तो इसकी स्थापना मैडम HP ब्लास्की और कर्नल MS ओलकॉट ने 1875 में अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। उन्होंने 1882 में अपना मुख्यालय अड्यार यानी कि मद्रास में स्थित हंसतारी कर दिया था। तो किसने किया था? तो मैडम HP ब्लास्की और कर्नल MS ओलकॉट ने किया था। कब किया था? तो 1875 में किया था अमेरिका में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और 1882 में इसका मुख्यालय आपका अड्यार यानी कि मद्रास हस्तांतरित कर दिया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। ठीक है, तो भारत की बात करेंगे, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो दोस्तों सबसे ठंडा स्थान की तो देखिए लद्दाख हिमालय की पर्वतमाला के बीच बसे लद्दाख को अक्टूबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नई पहचान मिली है। ये जगह करीब 2,70,000 लोग तिब्बती संस्कृति को मानते हैं। जनवरी के मौसम में यहाँ तक का औसत तापमान लगभग 12 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि उच्चतम तापमान -2 डिग्री तक हो जाता है। तो लद्दाख दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों भारत बात करेंगे विश्व में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो ईस्ट अंटार्कटिका प्लेट्यू ईस्ट अंटार्कटिका प्लेट्यू को दुनिया का सबसे ठंडा जगह माना जाता है। तो ये आपका दुनिया का सबसे ठंडा और भारत का सबसे ठंडा प्रदेश है। तो देखिए दोस्तों
हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि डच का जो पहला कारखाना है वो कहाँ स्थापित किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें डच का जो पहला गवर्नर था आपका पीटरबोर्ग, जो कि दोस्तों उन्होंने 1605 में मछलीपट्टनम में आपका पहला कारखाना स्थापित किया था। तो आपका इसका राइट आंसर मछलीपट्टनम हो जाएगा। उसके बाद 1610 में पुलिकट में, 1616 में सूरत में और 1641 में विलीपट्टनम और 1653 में चिनसुरा में स्थापित किया गया था। तो ठीक है, तो आपका पहला 1605 में मछलीपट्टनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था। ठीक है, तो लोकमान्य तिलक जी से इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकमान्य तिलक जी ने ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे तथा भारतीय अंतःकरण में एक प्रबल आमूल परिवर्तनवादी थे। उनका जो मराठी भाषा में दिया गया नाम था स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार के हाने आणि तो मीनवाचे, यानी कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर ही रहूंगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था मिनी जो स्विट्जरलैंड है आपका खाजियार, वो दोस्तों आपका भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश होगा। भारत का जो मिनी स्विट्जरलैंड है खजियार दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था मार्स और वेनस पर 95 से 97% पर कौन सा गैस है। ठीक है, तो शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ये बहुत ही गर्म होता है, इसके बादलों में सल्फ्यूरिक अम्ल भी होता है। शुक्र भी नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम और नियोन जैसे अन्य गैसों की कम मात्रा से बना है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था पहला पेमेंट ऐप जिसने अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई शुरू किया है, तो ऑनलाइन पेमेंट ऐप फोन पे। ठीक है, देश में यूपीआई पेमेंट की सुविधा देने वाला बड़ा भारतीय फिनटेक बन गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर फोन पे हो जाएगा। ऑनलाइन पेटीएम पेमेंट फोन पे विदेश में यूपीआई पेमेंट वाला पहला फिनटेक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था AFC 2027 की मेजबानी किसने किया था, तो इसका राइट आंसर आपका रियाद सऊदी अरब में किया गया है 2 फरवरी 2023 को। अपने समृद्ध इतिहास में पहली बार सऊदी अरब को आज बुधवार 1 फरवरी को मनाहा बहरीन में 33वां FCI कांग्रेस द्वारा एशिया के सबसे प्रति पुरुष राष्ट्रीय टीम टूर्नामेंट की मेजबानी से अधिकार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा FC एशियन कप 2027 की मेजबानी आपका सऊदी अरब हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था। इसका निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक आपका प्रथम राजराज चोल ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर चोल वंश हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था किसने सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी जो कि अपनाया है, तो इसका राइट आंसर रिलायंस हो जाएगा। इसका राइट आंसर रिलायंस था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था भाषा चेंज करने का शॉर्टकट की। कंप्यूटर से आपका 5 प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से 3 प्रश्न मिल गए हैं। तो भाषा चेंज करने का शॉर्टकट की तो दोस्तों आपका Alt+Shift इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने जिस भी भाषा को रजिस्टर किया उसका मेनू दिखाई देगा, आप मनचाही भाषा को चुन लें ताकि कीबोर्ड को लेकर लेआउट बदला जा सके। यदि हम इस प्रक्रिया को आसानी से बनाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड लेआउट के बीच टॉगल करने के लिए Alt+Shift का कीज को एक साथ दबाइए। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कंप्यूटर से यदि आप विंडोज 98 से विंडो XP में बदलते हैं तो आपको क्या करना होगा। ठीक है, तो इसको दोस्तों आपको अपग्रेड करना होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, विंडो 98 से विंडो XP में जाते हैं तो इसको दोस्तों हम लोग अपग्रेड करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अपग्रेड हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलर टीथ इन एडल्ट कितना होता है, तो मोलर्स ग्रो इन द एट द बैक ऑफ योर माउथ एंड ए फुल सेट ऑफ एडल्ट टीथ शुड हैव बी 8 इन द टोटल विथ 4 ऑन द टॉप एंड 4 ऑन द बॉटम। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 8 हो जाएगा, 4 ऊपर 4 नीचे जो होता है। This state are your strongest and we rely on this state to grind our food so it's safe to swallow। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था, तो द पाइपलाइन वाज द फर्स्ट मेड पब्लिक बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज 2019 इंडिपेंडेंस डे स्पीच। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2019 लॉन्च किया गया था आपका 2020 में, घोषणा किया गया था 2019 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 2020 हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था सबसे बड़ा का हेलीकॉप्टर का कारखाना का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ किया है, तो कर्नाटक के तुमकुरू में स्थापित की गई हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी फैक्ट्री। ठीक है, इन्हीं प्रमुख कारणों से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने कर्नाटक में हेलीकॉप्टर फैक्ट्री की स्थापना किया है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा जो डिवाइस है आपका पॉइंटर डिवाइस है। ठीक है, तो ए माउस इज कॉल्ड a pointing device because using it lets you move on the mouse cursor and point to anything on the screen। तो आपका इसका राइट आंसर माउस हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था ग्लोबल सिल्क फर्स्ट इंडियन स्टेट कौन सा है, तो द साउथ इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटक वाज द लीडिंग रो सिल्क प्रोड्यूसर विद द ओवर 8,483 metric ton of raw silk produced in the financial year 2021। ठीक है, तो रामगंगा डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटक इज द लार्जेस्ट मार्केट ऑफ सिलिकॉन इन एशिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है।